ये टॉक शो डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैटी लिवर के ऊपर है, तो जो भी इसके बारे में सुनना चाहते हैं प्लीज़ आगे आ जाइए। Everyone, welcome to Aram 2024. This time we are having a talk show and I am going to deliver a talk show on diabetes, fatty liver, obesity, strategies to prevent them and how to take care of them naturally. So please pay attention. So today's topic is, let's talk about metabolic health. How many of you know about metabolic health? Have you heard this term sometime? आपने सुना होगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है या इस तरह की मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट लो है, इस तरह की कोई बात सुनी होगी। तो ये टॉक मेटाबॉलिज्म पे फोकस्ड है। लिटिल अबाउट मी, माय नेम इज कुणाल जैन। आई एम एन इंजीनियर एंड अ फॉर्मर IT प्रोफेशनल ऑफ 15 years. आई वाज born in Saharanpur. So I've worked with the big 4 companies and now I'm here with you. So I am a certified functional medicine health coach and founder of vegdietcoach.com. So today what I'm going to talk about is what is metabolic health, what is metabolism, what are the 4 pillars of metabolic health, क्या strategies हैं जिससे डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैटी लिवर प्रिवेंट किया जा सकता है नेचुरली या उसको रेमिशन में लाया जा सकता है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। तो पहले बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कितने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। तो मेटाबॉलिज्म उसे कहते हैं जो हम खाना खाते हैं या जो भी हम पीते हैं, उससे जो एनर्जी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिक हेल्थ क्या है? ये जो कुछ प्रोसेसेस आप देख रहे हैं नीचे, ये प्रोसेसेस जब ठीक से चलते हैं बॉडी में, इनका कोई डिसरेगुलेशन नहीं होता, तो हम उसे गुड मेटाबॉलिक हेल्थ कहते हैं। तो ये प्रोसेसेस क्या हैं? ये प्रोसेसेस आप सब जानते होंगे। ये जब भी आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपकी रिपोर्ट्स में आता है ब्लड शुगर, फिर एक लिपिड प्रोफाइल होती है जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, VLDL, HDL एक्सेट्रा होता है, फिर आप ब्लड प्रेशर कभी कभी अपना चेक कराते हैं, और फिर जो हमारा सेंटर में जो फैट जमा होता है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ का। तो ये 4 पैरामीटर्स को और थोड़ा देखते हैं। तो पहली बात करते हैं हम आपकी ब्लड ग्लूकोज की। ये टेस्ट सब कराते हैं, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो जो हम रेंजेस नॉर्मल मानते हैं ब्लड ग्लूकोज की, वो होती हैं आपकी 70 to 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर आपकी फास्टिंग ग्लूकोज इस रेंज में है तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं। दूसरा पैरामीटर जो हम ग्लूकोज से चेक कराते हैं, इसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे या कुछ लोग जानते होंगे। जैसे हम फास्टिंग ग्लूकोज कराते हैं, ये है फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन क्या होती है? ये एक हार्मोन है हमारी बॉडी में और ये हमारी एनर्जी रेगुलेट करता है। इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा क्योंकि ये एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ का, जो ऑफन इग्नोर होता है, जिसकी वजह से लोग डायबिटिक होने के बाद उसका मैनेजमेंट करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट है जो आप 5 से 10 साल पहले ही पता कर सकते हैं कि आप डायबिटिक हो सकते हैं या नहीं। और जो तीसरा टेस्ट है वो है आपका HbA1c। आपके हीमोग्लोबिन में जो ग्लूकोज जमा हो जाता है, उसकी 3 मंथ की प्रोफाइल हम देखते हैं। तो उसकी रेंज, आइडियल रेंज होनी चाहिए 4.5 to 5.2। अब हम आगे बात करते हैं आपकी लिपिड प्रोफाइल की। तो मोस्टली लिपिड प्रोफाइल में आजकल सब लोग कोलेस्ट्रॉल के ऊपर चिंता करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, अब क्या करें।
लेकिन फंक्शनल मेडिसिन में हम लोग एक होलिस्टिक पिक्चर देखते हैं और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी लिपिड प्रोफाइल में है वो है आपके ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स आपने अपनी ब्लड रिपोर्ट्स में देखे होंगे। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? ये उस टाइप का फैट है जो आपकी ब्लड स्ट्रीम में फ्रीली ट्रैवल करता है और ट्राइग्लिसराइड्स आपके सारे ऑर्गन्स, आपके हार्ट, आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं उसमें जाके डिपॉजिट होता है। तो अगर आपके हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उस पर फोकस करिए। कोलेस्ट्रॉल, लिवर खुद 80% कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा होता है तो बॉडी अपने आप क्यों कोलेस्ट्रॉल बनाती है? तो ट्राइग्लिसराइड्स पे ध्यान दीजिए। और दूसरा जो पैरामीटर आप ब्लड रिपोर्ट्स में चेक करना चाहेंगे वो है आपका रेशियो। ट्राइग्लिसराइड्स को डिवाइड करिए HDL से, और इसका रेशियो अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ बेसिकली सही नहीं जा रही है। इसका आइडियल हम कहेंगे कि 0.5 to 1 टारगेट करिए। अभी जो भी फिगर आ रही है, फिर मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरह से ये नेचुरली ठीक किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सब जानते हैं ब्लड प्रेशर। हम जानते हैं कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका वेस्ट टू हिप सर्कमफ्रेंस। हम जो एशियंस और इंडियंस हैं, हमारा अगर BMI भी ठीक हो, लेकिन हम लोगों की जीन्स में एक टेंडेंसी है कि जो हमारा पेट है, जो सेंटर है, वहाँ पे सेंट्रल ओबिसिटी होती है। अगर कोई आदमी पतला भी है लेकिन उसके पेट पे फैट जमा होता है, और वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ सही नहीं जा रही है। तो खाली पतला या अपने आइडियल वेट पे होना एक सही इंडिकेशन नहीं है कि आप हेल्दी हैं। जब तक आप ये रेशियो एक बार चेक नहीं करते, ये रेशियो होना चाहिए 0.9 फॉर मेन, 0.85 फॉर वुमेन। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक मेटाबॉलिक हेल्थ मैंने रखा है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? मेटाबॉलिक हेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ सही है तो आपकी रिस्क टाइप 2 डायबिटीज़ की कम हो जाती है। आप सबको पता होगा कि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। उसका असर आपकी आंखों पे, आपकी किडनीज़ पे, आपके पैर पे, लोअर बॉडी पे, आपकी नर्व्स पे क्या होता है। इसलिए ज़रूरी है कि मेटाबॉलिक हेल्थ को सही रखना है। दूसरा जो ये प्रिवेंट करता है वो आपका है हार्ट डिजीज़। आप ये देखिए कि जो लाइफस्टाइल हम जीते हैं, जो खाना खाते हैं, अल्टीमेटली उसका एक फनल की तरह असर आपके हार्ट पे आके आपको कभी भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर हम मेटाबॉलिक हेल्थ पे ध्यान दें तो हम ये अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे ओबेसिटी की। अगर आपके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा है, लोग कई बार ध्यान देते हैं वेट पर। किसी के पास ज़्यादा मसल है तो वो हेल्दी है, लेकिन अगर किसी के पास ज़्यादा फैट है तो वो नुकसान देने वाली बात होती है। तो ओबेसिटी होती है कि आपकी बॉडी में फैट जो है वो कैसे डिपॉजिट हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें अगर हम इनका ध्यान रखते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। खाली मैं आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स की बात नहीं करूंगा, मैं कहूँगा कि जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो डायरेक्टली रिलेटेड आपकी मेंटल हेल्थ से है। मेंटल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि आपका मूड कैसा रहता है। आप चिड़चिड़े रहते हैं या आपको गुस्सा आता है तो वो डायरेक्टली लिंक करता है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ से। अगर वो सही है तो आपका मूड ठीक रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंग्जाइटी की। कितने सारे लोग हैं जो कभी एंशियस फील करते हैं, उन्हें घबराहट होती है। इसका भी डायरेक्ट लिंक आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ से है। अगर आप उन पैरामीटर्स जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताए थे उस पर ध्यान दे रहे हो तो इन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट आता है। नेक्स्ट है आपका कॉग्निटिव फंक्शन। आप जब कोई दिमाग का काम करते हैं, आप जल्दी थकते तो नहीं है, आप क्लियरली थिंक कर पाते हैं, आपको ब्रेन फॉग तो नहीं हो रहा जब आप सुबह उठते हैं। आप तो ये आप देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक हेल्थ डायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है। और अगर आप इसको ठीक रखते हैं तो ये एक तरह से आप रिवॉर्ड दे रहे हैं अपने आप को। आपको
एनर्जी लेवल्स अच्छे रहेंगे सारे टाइम। उसके बाद आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है? आप अपनी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और लास्ट में लॉन्जेविटी, एक लंबी आयु लेकिन एक हेल्दी आयु। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसलिए मैटर करती है मेटाबॉलिक हेल्थ, आपको ये सब बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये स्लाइड बताएगी आपको कि कितनी सारी बीमारियां, क्रॉनिक डिजीजेस मेटाबॉलिक हेल्थ से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन। आपकी जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो, उनमें अगर कोई सूजन है, फैट डिपॉजिट हुआ है, उसकी वजह से एक सूजन पैदा होती है। वो इन्फ्लेमेशन एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बन के आपको बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं आपको। नेक्स्ट जो चीज़ जुड़ी हुई है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ से वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और ये रिवर्सिबल है। क्योर मैं नहीं कह रहा कि क्योर हो सकती है, बट रिवर्सिबल है नेचुरली। आपको दवाइयों पे इतना डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अर्ली स्टेजेस में हैं प्री डायबिटीज़ की, तो वो तो कम्प्लीटली आप रिवर्स कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं दवाइयों पे जाना। प्री डायबिटीज़ की ये सिचुएशन है कि 3 में से 1 आदमी प्री डायबिटिक है आज के टाइम में इंडिया में। अगर कोई टेस्ट कराएगा उससे बात क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आती है ओबिसिटी, मोटापा। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। उसके बाद आएगा फैटी लिवर। आजकल बहुत सुनने में आता है फैटी लिवर क्या है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर क्या होता है? जो फैट डिपॉजिट हो रहा है आपके लिवर के ऊपर, वो आपकी डाइट से रिलेटेड है, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। और मैं बताना चाहता हूँ कि खाली अल्कोहल से नहीं होता फैटी लिवर। आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके लिवर को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये भी एक मिथ है कि फ्रूट्स हेल्दी होते हैं और हम बहुत सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। सब डिपेंड करता है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ कैसी है। अगर आप मेटाबॉलिकली फिट हैं, हेल्दी हैं, तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाइए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी फैटी लिवर आपका डायग्नोस हुआ है तो आप फ्रूट्स अवॉइड कर सकते हैं, स्पेशली फ्रूट जूसेस। नेक्स्ट बात करते हैं गाउट, यूरिक एसिड, गाउट, ये सब कनेक्टेड है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ से। हाई ब्लड प्रेशर, इसका भी कनेक्शन है। हार्ट इश्यूज, थायराइड डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपके गट के इश्यूज, पेट में ब्लोटिंग हो रही है, आईपीएस हो रहा है, सीबो, ये सब कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड बातें हैं। फिर आपके ब्रेन फंक्शंस, अल्जाइमर्स डिजीज को टाइप 4 डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जब ये प्रॉब्लम आपकी ब्रेन तक चली जाती है तब अल्जाइमर्स होता है। और ऐसे ही कुछ टाइप के कैंसर्स भी रिलेटेड हैं आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ से। ठीक है, तो अब मैं कुछ डेटा शेयर करता हूँ आपके साथ। इंडिया में 60% लोग सफ़र कर रहे हैं या डेथ्स डायरेक्टली रिलेटेड हैं क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से, अकॉर्डिंग टू 2017 डेटा। अब आप देख सकते हैं कि हम 2024 में हैं और आप अपने आसपास देखिए और बताइए कि कितने लोग आपके जानने वाले इनमें से कोई ना कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। और जो सैड बात है वो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हमें भी अगले 10-15 साल में इनमें से कोई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ है जो इनका रूट कॉज है। मैं अपने बेटे को आज ये दिखा रहा था तो ये डायग्राम देख के उन्होंने कहा कि ये एक ट्री ऑफ टेरर है और ये सच में बहुत डरावना ट्री है। लेकिन इसकी जड़ कहाँ जाती है? इसकी जड़ जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आप में से किसने ये टर्म सुनी है पहले, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? कभी ये टर्म सुनी है आपने? क्योंकि इस पे ध्यान दीजिए, ये आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है आप अगर इसकी नॉलेज ले लें, और ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो हम बात करते हैं, मैंने आपको कहा इंसुलिन रेजिस्टेंस जड़ है बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। अब बात करते हैं कि इंसुलिन क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो आपकी पैनक्रियास से सेक्रीट होता है। आपकी पैनक्रियास के में बीटा सेल्स होते हैं, वहाँ से सेक्रीट होता है। और इंसुलिन का मेन काम है आपकी बॉडी में जो आप खाना खाते हैं और जो उससे ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज आपकी सेल्स तक पहुँचाना, ताकि वो सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएँ आपके लिए। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? इंसुलिन एक तरह की चाबी है आपके सेल्स के लिए। जब आप खाना खाते हैं, पैनक्रियास से इंसुलिन सेक्रीट होती है, वो आपके सेल्स पे जाके की तरह काम करती है। उससे आपका ग्लूकोज का चैनल खुलता है सेल का, और बॉडी में जो ग्लूकोज बह रहा है वो सेल खींच लेता है उसे अंदर। इंसुलिन रेजिस्टेंस तब होती है जब इंसुलिन आने के बाद भी आपका सेल रेजिस्ट करने लगता है, वो एनर्जी नहीं खींच पाता, वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में घूमता रहता है, और ग्लूकोज एक तरह से टॉक्सिसिटी पैदा करता है। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि बिलो 100 mg पर डेसीलीटर ग्लूकोज नॉर्मल माना जाता है। हम माने कि अगर 5 लीटर खून है हमारी बॉडी में, तो कितने ग्राम चीनी चाहिए हमें? सिर्फ 5 ग्राम चीनी। और हमारी जो डाइट है वो उसमें कितनी चीनी है, कितने हिडन फॉर्म्स की चीनी है, वो आगे बात करेंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद पैनक्रियास का काम है इंसुलिन जनरेट करना। अब वो इंसुलिन जाके सेल्स में जाएगी, लेकिन सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो चुके हैं, वो उसका सिग्नल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? वो चीनी जो घूम रही है, ग्लूकोज कहीं ना कहीं तो जाएगी बॉडी में, वो आपके बॉडी में फैट की तरह जमा होने लगती है। ये क्रॉनिक कंडीशन बन जाती है, एक साइकिल बन जाती है जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या हुआ? आपने खाना खाया, वो एनर्जी तो मिली नहीं आपको, तो आपको भूख लगेगी। तो डायबिटिक्स को क्या होता है? वो खाना खाते हैं, उनको फिर भूख लगती है, उनको गिरावट लगती है, उनको एनर्जी नहीं मिलती है। वो इसकी वजह से है, ये क्रॉनिक साइकिल है। आप खाना खाते रहेंगे, आपकी वो एनर्जी, क्योंकि पेट भरने से एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी मिलती है जब वो जो ग्लूकोज है वो आपके सेल में जाता है। तो होता क्या है कि बॉडी में खाना ही खाना है, ग्लूकोज के फॉर्म में बह रहा है, लेकिन आपके सेल्स उसे ले ही नहीं पा रहे हैं। तो ये होती है शुरुआत इंसुलिन रेजिस्टेंस की। और यहाँ से कितनी बीमारियाँ होती हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइप 2 डायबिटिक कैसे होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ की तरह नहीं है जो एक बाय बर्थ हो सकती है, नेचुरली ऑटो इम्यून कंडीशन हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, शुरू में आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती है, तो आपका जो आपने खाना खाया, आपके ग्लूकोज लेवल्स नॉर्मल रेंज में रहेंगे और आपकी जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो भी नॉर्मल रेंज में रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो बॉडी को ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है उस ग्लूकोज को क्लियर करने के लिए। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप जाते हैं, आप अपनी सिर्फ फास्टिंग ग्लूकोज या HbA1c टेस्ट कराते हैं, कोई भी फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट नहीं कराता है। उससे क्या होता है कि बॉडी को कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं डायबिटिक होने में। ये कोई मतलब सेट फिगर नहीं है, लेकिन बहुत टाइम तक बॉडी कोशिश करती है कि वो आपको बचा पाए। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आपकी जो इंसुलिन है वो सारी ख़त्म हो जाती है पैनक्रियास से, फिर आपको बाहर से इंसुलिन लगानी पड़ती है। उस स्टेज में आपके बीटा सेल्स डिसफंक्शन कर जाते हैं, आपकी इंसुलिन खुद नहीं बनती है। अगर इंसुलिन नहीं बनेगी तो आपकी ब्लड शुगर हाई रहेगी, तो यहाँ से डायबिटीज़ की शुरुआत होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो इंसुलिन है उसके बारे में थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस, और इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, पीपी इंसुलिन टेस्ट बहुत जल्दी आपको बता सकते हैं। अगर वो 5 से ऊपर आ रहा है आपका फास्टिंग इंसुलिन, तो मतलब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी बॉडी पे, अपने मेटाबॉलिज्म पे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंट बना सकते हैं। एक तो ओबेसिटी है, अगर आपके पास फैट बॉडी में ज़्यादा है। एक फैट होता है जो हम पिंच करके देख सकते हैं, एक फैट होता है जो बॉडी के अंदर होता है, जो विसरल फैट होता है। वो फैट खुद टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, तो ये बहुत खतरा करता है हमारे को। उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी डाइट है। अब हमें जंक फूड तो पता है कि अनहेल्दी है, लेकिन जो हम डायबिटिक्स को खाना हेल्दी फूड समझ के देते हैं,
हम ये नहीं समझ पाते कि उसमें कितनी शुगर्स हिडन हैं और वो भी नुकसान कर रही हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर आपकी स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जेनेटिक्स एंड एज। कुछ लोग जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम तो मोटे ही रहेंगे या हमें तो ये प्रॉब्लम्स होनी है। एक बहुत छोटा जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है, जिसकी अच्छी जीन्स होती है वो भी अगर ख्याल नहीं रखता वो भी डायबिटिक हो सकता है। तो ये आर्गुमेंट दोनों तरफ जाता है, इसलिए इसको एक्सक्यूज़ मत रखिए, आपको काम करना है अपनी हेल्थ पे। फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस जैसे स्लीप एपनिया है, कुछ मेडिकेशंस आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बना सकती हैं, और इन्फ्लेमेशन। आगे बढ़ते हैं। 4 पिलर्स क्या हैं अच्छी मेटाबॉलिक हेल्थ के? न्यूट्रिशन, जो आप खाते पीते हैं। एक्सरसाइज, कोई वॉक करते हैं, कोई योगा करता है, कोई डंबल्स उठाता है, प्राणायाम करता है। फिर स्लीप आती है। स्लीप वो टाइम होता है कि आजकल सब लेट नाइट्स होते हैं, लेट नाइट पार्टी करते हैं, कोई ध्यान नहीं देता स्लीप पे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। उससे बड़ा फैक्टर स्ट्रेस है। लोग स्ट्रेस को अंडरमाइन करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमें तो स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन जब वो स्ट्रेस क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस दूंगा क्योंकि फूड इज़ मेडिसिन। हम आजकल दवाइयों को खाने की तरह खाते हैं, बट द रियल मेडिसिन इज़ फूड। तो बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। जो हम खाते हैं वो 3 तरह की चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। ये 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आप लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स, फैट्स, प्रोटीन्स। मैं वापस इंसुलिन पे आ रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखिए कि जब आप खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसका ये ब्राउन या रेड कलर का ग्राफ है, मतलब कि आपकी बॉडी को कितनी इंसुलिन जनरेट करनी पड़ेगी जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी स्पाइक कितनी ऊपर जा रही है और फिर एकदम से फॉल कर रही है। तो जब आप मीठी चीज़ें खाते हैं तो आपको नींद आती है, आपको जिटर्स आते हैं, एनर्जी डाउन हो जाती है, वो यही कारण है। उसके बाद आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आप देखेंगे ब्लू लाइन। जब आप प्रोटीन्स खाते हैं आपकी इंसुलिन थोड़ी कम बनती है और वो देर तक सस्टेन्ड रहते हैं आपके एनर्जी लेवल्स। और फैट्स के केस में और भी कम इंसुलिन जनरेट होती है और वो और लंबे टाइम तक सस्टेन्ड रहती है। तो अब आप ये स्लाइड से बताइए कि कौन सा फूड आपको जल्दी डायबिटिक बना सकता है या मेटाबॉलिक हेल्थ ख़राब कर सकता है। ऑब्वियसली अगर आप सेडेंट्री हैं तो ये जल्दी होगा, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मे बी बच सकते हैं। लेकिन आपको इस स्लाइड से पता लगता है कि जो 3 तरह की चीज़ें हम खाते हैं उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ पे, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोपोर्शन में हमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं वो आगे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, आपके स्टार्ची कार्ब्स आते हैं, ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, आलू हो गया, फिर राइस हो गई, पल्सेस हो गए। उसके बाद शुगर्स आती है, कुछ नेचुरल शुगर्स होती हैं जो आपको नेचुरली फ्रूट से मिलती हैं, कुछ आपकी शुगर मिल्क में भी होती है। फ्रक्टोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर। दूध आपको जीभ पे मीठा नहीं लगता लेकिन उसमें शुगर होती है। सिमिलरली आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, हम लोग मानते हैं कि चीनी से डायबिटीज़ होती है, और मैं आपको कहूँगा कि जब आप एक रोटी का टुकड़ा लेके चबाएंगे बहुत देर तक, आपने नोटिस कभी करा है कि वो मीठी लगने लगती है रोटी? वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि शुगर जीभ पे मीठी लगती है, लेकिन रोटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है। जैसे ही हम उसको चबाते हैं, हमारी एक एंजाइम अमाइलेस, एक एंजाइम होता है जीभ पे, वो उसको शुगर को ब्रेक करने लगता है इनटू सिंपल ग्लूकोज। तो आप बहुत देर तक रोटी रखेंगे मुंह में और चबाएंगे, वो भी मीठी लगने लगती है। तो इससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि हम अपनी डेली डाइट में कितनी शुगर खाते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन सी चीज़ हटानी है अपनी डाइट से अच्छी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, तो वो डेफिनेटली आपकी टेबल शुगर होगी। वो बहुत सारे केमिकल से प्रोसेस होती है। उसके बाद ये बेकरी के आइटम्स, बिस्किट्स होंगे, आपके ये फ्रूट जूसेस होंगे, अगर नेचुरल भी हैं
जूसेस मत लीजिए, आप थोड़े बहुत फ्रूट्स खा लीजिए। जूसेस तो एकदम से इंसुलिन स्पाइक करेंगे, वो जो ग्राफ दिखाया था मैंने पहले आपको, ठीक है। तो राइस, थोड़ी बहुत पल्सेस, ये सब ठीक है, लेकिन प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, ये सब आपको हटाना है अपनी डाइट से। अच्छा, प्रोटीन की बात करते हैं। आजकल ये सबको ये लगता है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से किडनी डिजीज़ हो जाती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाएगी, ये सब मिथ्स हैं। हम इंडिया में जो प्रोटीन टारगेट है वही मीट नहीं कर पाते हैं। हमारे प्रोटीन टारगेट्स क्या हैं? अगर कोई सीडेंटरी पर्सन है, उसे अपने बॉडी वेट के हिसाब से 0.8 ग्राम्स पर किलो पर डे खाना है। 100 ग्राम पनीर में सिर्फ 15 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर 50 किलो का कोई पर्सन है, उसे कितने ग्राम पनीर खाना पड़ेगा? 300 ग्राम पनीर खाना पड़ेगा अपनी डेली प्रोटीन इंटेक के लिए। हम इतना खाते हैं क्या? प्रोटीन नहीं खाते हैं। तो ये प्रोटीन नहीं खाने की वजह से आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ ख़राब हो जाती है। ओल्ड एज में आपको सार्कोपीनिया हो जाता है, आपकी बोन डेंसिटी, मसल डेंसिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो ये टारगेट्स हैं, ये मस्ट हैव टारगेट्स हैं। ये टारगेट्स आपको मीट करने हैं। आप प्रोटीन खाइए, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन हैं, जैसे भी आपको मीट करने हैं, आपको ये मीट करने हैं। देयर इज़ नो एक्सक्यूज फॉर नॉट मीटिंग योर प्रोटीन टारगेट्स। अब बात करते हैं फैट्स की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फैट्स। फैट्स क्या होते हैं? जो हम तेल खाते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरीज मैंने बनाई हैं, गुड, बैड एंड अगली। गुड फैट्स आते हैं आपके फ्रूट से, मतलब फ्रूट ऑयल्स। फ्रूट ऑयल्स क्या होते हैं? कोकोनट ऑयल, एवोकाडो ऑयल, ऑलिव ऑयल, और जो हज़ारों साल से खाते आ रहे हैं बटर एंड घी। ये सबसे टॉप क्लास फैट्स हैं जो हम खा सकते हैं। लेकिन कोई आके कहेगा कि घी खाने से, बटर खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा, सैचुरेटेड फैट खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा। हार्ट अटैक होता है तीसरी कैटेगरी से। तो नेक्स्ट जो आते हैं वो आपके सीड ऑयल्स आते हैं। सीड ऑयल्स क्या होते हैं? सनफ्लावर सीड है, उसको निचोड़ के ऑयल निकाल दिया, या सैफफ्लावर ऑयल हो गया, कनोला ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया। हम इसको हेल्दी मानते हैं, मार्केट किया जाता है एज हार्ट हेल्दी, बट ये हार्ट हेल्दी नहीं होता। इसमें हेक्सेन वगैरह से प्यूरिफिकेशन होता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड ऑयल है ये, इसको आप बिल्कुल यूज़ मत करिए, इससे आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है और सबसे बेकार कैटेगरी है, वो है आपकी हाइड्रोजिनेटेड फैट, जो कुछ आइसक्रीम्स में होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में होता है, बेसिकली पाम ऑयल। आप कोई भी नमकीन का पैकेट लाएंगे, समोसा खाएंगे, पाम ऑयल होगा। पाम ऑयल क्या करता है? आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, जो 2 साल तक रहती है। तो आपको फोकस करना है जो ऑयल्स कैटेगरी 1 में है। अब आते हैं सेकेंड पिलर ऑफ मेटाबॉलिक हेल्थ, एक्सरसाइज। तो किसी को वेट लूज करना है तो वो दौड़ने लगता है, अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो वेट लॉस होता है वो होता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन। आपकी बॉडी में फैट है, वेट नहीं है। आपकी बॉडी में बोन्स, मसल्स, फैट, वाटर है। तो कई लोग क्रैश डाइटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं। आपको फोकस करना है फैट लॉस पे। और फैट लॉस होता है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जब आप मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं। और मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल वेट्स उठाइए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए। लॉन्ग टर्म ओल्ड एज में सब बेनिफिट्स आपको रेजिस्टेंस से आएंगे। कार्डियो करिए एज अ सप्लीमेंट्री थिंग, आपको करनी है, फोकस करना है बोन स्ट्रेंथ और मसल स्ट्रेंथ पे, मसल मास पे। अब कोई डायबिटिक है, कैसे मैनेज करेगा डायबिटीज़? मील्स के बाद 10 मिनट वॉक अच्छी होती है। आपकी मसल्स बहुत हंग्री होती हैं ग्लूकोज के लिए। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ मसल मास बढ़ाइए? क्योंकि मसल्स ग्लूकोज खींच लेती हैं आपकी बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज है। तो अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मसल है तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, आपकी लाइफ बेटर रहेगी। आपके घर में स्टेप्स हैं, आप स्टेप्स 2-3 बार ऊपर नीचे हो जाइए। और लास्ट में जो लोग बिल्कुल इमोबाइल हैं, जो नहीं हिल सकते, वो बैठ के चेयर पे खाली सोलियस पुशअप ऐसे बैठ के अपने पैर ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे एक सोलियस मसल होती है, वही एक्टिवेट हो जाती है, उसी से ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स नीचे जा सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं एक्सरसाइज के। अब आगे बात करते हैं स्लीप में क्या होता है? हमें 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप चाहिए। और 10 बजे आप सो जाइए, आप 7 बजे उठ जाइए, 6 बजे, वो बेटर है। लेट नाइट मत सोइए।
और 7 से 8 घंटे की स्लीप लीजिए। जब आप सोते हैं तो आपके सारे हार्मोन्स काम करते हैं। आप लेट नाइट मील्स मत लीजिए, आपको बॉडी को रेस्ट चाहिए। आपके हार्मोन्स आपको रिपेयर करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को ठीक रखते हैं। तो इसलिए आप ये अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स पाएंगे। उसके बाद एक 10-3-2-1 स्लीप फार्मूला है। 10 घंटे पहले सोने से कैफ़ीन मत लीजिए। कैफ़ीन आपके कोर्टिसोल लेवल्स एलिवेट कर सकती है, आपको नींद नहीं आने की। आप जो खाना खाते हैं 3 घंटे पहले मतलब 10 बजे सोना है तो 7 बजे तक खाना खा लीजिए। 8 बजे तक अपना लैपटॉप बंद कर दीजिए, काम कर रहे हैं, और 1 बजे पहले स्क्रीन्स बंद कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन है कुछ भी है। और लिक्विड्स पीने हैं तो आप 6 बजे पी लीजिए, नहीं तो रात को फिर आप टॉयलेट जाने के लिए उठेंगे। तो इससे आप अच्छी स्लीप ले सकते हैं, उससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। अंग्रेज ब्रेथ वर्क कहते हैं, लेकिन इंडिया में इसे प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम से क्या होता है, जो आप ये हमिंग करते हैं, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, उससे आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। बहुत हेल्पफुल होता है प्राणायाम आपके स्ट्रेस को कम करने में। आपकी भ्रमरी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, ये कर सकते हैं। अब क्या होता है कि लोगों की लाइफ में कुछ टॉक्सिक लोग होते हैं जो जिन्हें वो पसंद नहीं करते, बट कहीं ना कहीं वो मेंटेन करते हैं रिलेशनशिप। उनको निकाल दीजिए, क्योंकि आप अगर हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करते अपने लिए, आपके पास स्ट्रेस रहेगा हमेशा। स्ट्रेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए। दूसरा होता है जर्नलिंग। जर्नलिंग क्या होता है, आप बस बैठ के अपने जो लाइफ में अच्छा चल रहा है उसको लिखिए, थोड़ा अप्रिशिएट करिए, मतलब आप अपने माइंडसेट पे वर्क करिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो भी एक पार्ट है आपकी हेल्थ का। ठीक है, अब अगर कोई इंस्पिरेशन लेना चाहता है तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। ये मेरा वेट उस टाइम 121 किलोज था और मैंने अभी करंटली मैं 25 किलोज कम हो गया हूँ। मुझे और 15 किलो कम करना है, और मेरा जो ब्लड मार्कर्स थे डायबिटिक रेंज में आ चुके थे, वो सारे नेचुरली, बिना दवाइयों के, बिना किसी क्रैश डाइट या कुछ करे, नेचुरली मैंने सिर्फ अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, थोड़ा सा अपना स्लीप हाइजीन इम्प्रूव करा और थोड़ा पॉजिटिविटी लाया, और ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है नेचुरली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी टॉक बेसिकली अब ख़त्म होती है यहाँ पे, और मेटाबॉलिक हेल्थ एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है सबके लिए। आजकल चारों तरफ हमारे यहाँ बीमारी ही बीमारी है, और मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा अवेयर रहें अपनी इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन टेस्ट कराएं, होल फूड्स खाएं, सीड ऑयल्स ना खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज पे ध्यान दें, स्लीप पे ध्यान दें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।